गाइस, ये मेरा सेकंड वीडियो है और स्पेशली अब जो है ये न्यू वीडियो का पर्पस जो है जो कि आज से शुरू कर रहा हूँ और कमिंग लगभग लगभग 30 टू 40 डेज तक के लिए पर डे ऑलमोस्ट ये कंटिन्यू रहेगा। रोज ये वीडियो लगभग 10 मिनट से 15 मिनट का बनने वाला है और इसमें मैं तुम्हें मेनली वो फिजिक्स के पोर्शंस समझाने वाला हूँ या फिर कह लो हर दिन 3 से 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ जिसको कि तुम्हें तैयार करना है और तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर भी उसका लिख करके भेजो जो कि तुम नेक्स्ट डे कंफर्म भी कर सकते हो। ठीक है, हर दिन का दिया हुआ क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट डे कंफर्म कर दूंगा और उसी दिन उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। जैसे कि हमारे चैप्टर्स है ना, ग्रेविटेशन है, एसी है, ईएम वेव्स है, जो भी ऐसे चैप्टर्स है हर एक चैप्टर में हम लोग पढ़ते तो पूरा चैप्टर है लेकिन क्रक्स उसका कहां पर से क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जैसे अगर एसी में से 2 क्वेश्चन का चांसेस है तो मैं तुम्हें 3 क्वेश्चंस आज सजेस्ट करने वाला हूं। आज मैं तुम्हें एसी का ही समझाने वाला हूं। तो एसी में से 3 एरियाज, 3 क्वेश्चन और उसमें से एक तो श्योर और चांस है कि हमारा 2 क्वेश्चन भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये 3 को डेफिनेटली जानना चाहिए और अगर मान लो इससे ज्यादा पढ़ करके रखा है दैट्स गुड, बट ये 3 नहीं पढ़ा है ये ठीक नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एसी एंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब एसी एंड ट्रांसफॉर्मर से ऑल टुगेदर कितने क्वेश्चन आने हैं? 2। मैंने इस 2 क्वेश्चन के लिए 3 एरिया आपके लिए सेलेक्ट किया है। एक एरिया जो है तुम्हारा कौन सा? तो आरएमएस करंट, आरएमएस करंट। दूसरा एरिया जो है तुम्हारे लिए कौन सा वाला? तो एलसीआर सीरीज, एलसीआर सीरीज रेजोनेंस, एलसीआर सीरीज रेजोनेंस, ये सेकंड वाला। और तीसरा वाला जो है तुम्हारा वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये तीसरा एरिया। तो वन बाय वन करके मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन ये तीनों से देने वाला हूं और तुम्हें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरएमएस पे। तो आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू मतलब क्या हो गया? ये इक्विवेलेंट डीसी करंट। आरएमएस करंट मतलब इक्विवेलेंट डीसी करंट। ये किस तरीके से और किस पर्पस के लिए मेजर किया जाता है? तो इट इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक अल्टरनेटिंग करंट कितना एनर्जी कंज्यूम करवा सकता है इन द सेम टाइम इंटरवल इन विच अ डीसी करंट विल आल्सो डू द सेम थिंग। ठीक है, तो ये एनर्जी कंजम्पशन के बेस पर ये आरएमएस करंट को डिफाइन करते हैं, जिसके लिए आप लोग जो इक्वेशन यूज करते हो that IRMS is equals to square root of what? Tell me. I square dt by integration of dt। ये फॉर्मूला सब के सभी को पता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। इससे रिलेटेड जो आपको जो न्यू न्यू फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि अगर मान लो कि हम लोग प्योर प्योर साइनोसोइडल वेव के लिए बात करें, प्योर साइनोसोइडल वेव के लिए, तो जैसे मान लो कि I इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसके लिए आई आरएमएस का वैल्यू कितना बन जाएगा? तो सेम इक्वेशन को अप्लाई करेंगे एंड विल गेट हाउ मच? आई नॉट बाई रूट टू। दिस वी ऑल नो। सपोज कर लो कि हम लोग जो है प्योर साइनोसोइडल को ना लेकर के हम लोग उसमें सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ डीसी and superposition of what? DC part and sinusoidal part। ये अपने नीट में पूछा हुआ भी है। तो फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि I इज इक्वल्स टू दिया हुआ है I1 प्लस I2 साइन ओमेगा टी। डन है। अब इसके लिए अगर हम लोग आरएमएस को निकालने जाएंगे तो अगर उस फॉर्मूले को यूज करोगे तो लंबा सा कैलकुलेशन बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे? आरएमएस से आई आरएमएस इक्वल्स टू व्हाट? स्क्वायर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। समझ में बात आ रहा है? तो इसमें क्या है? ये वाला डीसी पार्ट है, इसको किसके साथ सुपरपोज किया गया है? एक अल्टरनेटिंग पार्ट के साथ में। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कहा जा सकता है। तो ये जो आरएमएस करंट को बहुत बार इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं। तो वो ऐसे बोल सकते हैं फाइंड आउट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ सुपरपोज्ड डीसी पार्ट एंड साइनसोइडल पार्ट। डन है? ओके। तो सपोज कर लो कि अगेन अब यहां पर हम लोग सुपरपोजिशन का ही देख रहे हैं। सुपरपोजिशन of टू साइनोसोइडल। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ टू साइनोसोइडल। तो अब इसमें दो टाइप का बन सकता है। सपोज कर लो कि ये दोनों ही पार्ट अगर हमारा सेम फंक्शन को, साइन फंक्शन को ही कंटेन कर रहा है, तो I इज इक्वल्स टू, अगर ये I1 साइन ओमेगा टी
प्लस I2 साइन ओमेगा टी, इस तरह का हो गया। तो इस केस में कोई चेंज ही नहीं बनता, साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लो, ये बन जाएगा I1 प्लस I2। सो डायरेक्टली तुम IRMS का वैल्यू को कितना लिख दोगे, I1 प्लस I2 बाई कितना, √2। अगर मान लो कि यहीं पर तुम I के जगह पर I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी को ले लिए, तो इस केस में तुम्हें क्या है, एक जगह पर फंक्शन क्या है साइन, दूसरी जगह पर फंक्शन क्या है कॉस। तो इस केस में जो हमारा IRMS बनेगा, तो एक तो इसको कन्वर्ट करने के लिए भी मालूम रखना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूज आता है। तो इसको हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ 5। सो यहां पर IRMS का वैल्यू कितना बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट, बोलो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। ये हो गया हमारा आरएमएस से रिलेटेड जितना भी कि अभी हमें रेडी करके जाना चाहिए। डन। चलो इसके आगे मैंने क्या बोला आपको, एक सीरीज एलसीआर के बारे में आप एकदम से समझ करके रखो। तो सीरीज एलसीआर अंडर रेजोनेंस, तो एलसीआर, तो ये रहा हमारा एल, ये रहा हमारा सी, ये रहा हमारा आर, ये हमारा है किसमें, सीरीज में, ठीक है। ये हो गया एल, ये हो गया सी, ये हो गया आर। ओके, इसका हम लोगों को क्या क्या सब चीजें मालूम करके रखना चाहिए। तो हम लोगों को इसका फेजर डायग्राम, तो सबसे पहला तो ये सीरीज है, तो डेफिनेटली इसमें करंट तीनों में क्या रहेगा, सेम। अगर हम लोगों को इसका फेजर डायग्राम बनाना है, तो इसका फेजर डायग्राम में करंट के रिस्पेक्ट में बनाओ, ठीक है। तो इसमें जो हमारा रेसिस्टिव पार्ट है, रेसिस्टिव पार्ट में हमारा वी आर अलोंग द सेम, ठीक है। अब बताओ कि ये जो इंडक्टिव पार्ट है, ठीक है, इंडक्टिव पार्ट में हमारा वोल्टेज क्या होता है, लीड करता है या लैग करता है, तो वोल्टेज लीड्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग किधर की तरफ चले जाएंगे, VL, इट लीड्स बाय 90 डिग्री, ठीक है। ये जो हमारा कैपेसिटिव पार्ट है, इसमें वोल्टेज क्या करेगा, तो लैग करेगा, तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, VC व्हिच विल लैग द करंट बाय π/2। ओके, ये हमारा जो फेजर डायग्राम है, इसको ऑलवेज ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये वाला भी फेजर डायग्राम आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये हो गया आर, देखो इधर VL है, इधर तुम हम लोग क्या ले सकते हैं बताओ, XL, और इधर क्या ले सकते हैं हम लोग, XC, ठीक है। XL को हम लोग क्या लिखते हैं, बोलो ओमेगा L, XC को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/ωc। और इनफैक्ट ये 2023 का ही अगर तुम नीट पेपर को देख लो, तो वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ये XC को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर एक कैपेसिटिव है, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बात करें, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू कितना हो गया, 1/ωc। तो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये ओमेगा के साथ किस तरीके से वैरी करता है, तो बताओ ये किस तरह का वेरिएशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मींस ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। तो अगर इस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो डेफिनेटली इस लेवल में तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। डन। अभी अब इससे इसके आगे हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं इसमें, ओके। हमारा ये रेजोनेंस कंडीशन होगा कब, जब डेफिनेटली ये जो XC है और ये जो हमारा XL है, ठीक है, XL एंड XC विल बिकम इक्वल। दैट मींस ये दोनों का इक्वल होने के लिए यहाँ जो ओमेगा अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसका वैल्यू कितना होना पड़ेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। और ये ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना हो जाना है, तो 1/√LC। और इस पर्टिकुलर वैल्यू पर XL और XC बोथ आर गोइंग टू बी व्हाट, इक्वल। अगर ये वाला कंडीशन है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पर जो टोटल इंपीडेंस का वैल्यू बनेगा, दैट इंपीडेंस वैल्यू यानी Z will be equal to how much, R. Z will be how much equal to, it will be R. इस पर्टिकुलर केस पर, इस पर्टिकुलर केस को जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं जी, रेजोनेंस, इस पर्टिकुलर कंडीशन पर हमारा इंपीडेंस का वैल्यू क्या है, मिनिमम कितना है, R। करंट का वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम कितना है। तो अगर हम लोग यहां पर पीक वैल्यू के टर्म्स में अगर बात करें, तो ये बन जाएगा कितना, E0/R, ठीक है। अगर आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में बात करेंगे, तो यहाँ पे ERMS/R, ठीक है। तो हमें इंपीडेंस मालूम है, हमारा करंट मालूम है, इस पर्टिकुलर कंडीशन पर पावर फैक्टर का जो वैल्यू बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। इस पर्टिकुलर कंडीशन पर जो हमारा पावर बनेगा, दैट पावर विल आल्सो बी व्हाट, मैक्सिमम पावर, कितना हो जाएगा, तो दैट इज ERMS,
IRMS cos phi, cos phi यानी कि पावर फैक्टर, cos phi का वैल्यू कितना है 1, इतना into 1, तो यानी ERMS के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं E नॉट बाई रूट टू, IRMS के जगह पर I नॉट बाई रूट टू, तो हम लोग इसको चाहें तो E नॉट I नॉट बाई टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इसी से रिलेटेड अगर हम लोग पावर को ग्राफिकली प्लॉट करें उसी सेम सर्किट के लिए वर्सेस व्हाट ओमेगा, तो हम लोगों को क्या मिलता है कि दिस वेरिएशन गोज लाइक दिस, दैट मींस एट अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, द पावर बिकम्स व्हाट मैक्सिमम पी नॉट, ठीक है। तो द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच दिस power reduces to its half of the maximum value, that means this frequency, these frequencies omega 1 and omega 2 are called as what, half power frequencies, and the difference between this omega 1 and omega 2 is known as bandwidth. And what is the value of bandwidth? The bandwidth will be R by L, ठीक है। राधा के पीछे लाल गोपाल, ऐसा करके कुछ भी याद कर लो, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूं कि L by R है या R by L है। सो बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू R by L, मैंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया है, राधा के पीछे लाल गोपाल, तुम भी ऐसा करके कुछ भी बना सकते हो। दैट मीन्स ये वाला सेपरेशन कितना हो गया R by 12, ये भी सेपरेशन कितना हो गया R by 12, ठीक है। हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, what find out the value of half power frequencies omega 1 and omega 2, so omega naught plus R by 12 will be 1 upper one and omega naught minus R by 12 will be the lower one, lower half power frequency, डन है। सो ये हो गया हमारा इधर का दो सेट जहां पर से कि क्वेश्चंस बनने का है। अब तीसरा जो एरिया है दैट वन इज ट्रांसफार्मर, तो अब ट्रांसफार्मर में देखते हैं। ट्रांसफार्मर में हम लोग सभी को पता है कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा है, ठीक है। इस वाले सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी, इस वाले सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइमरी और ये हो गया क्या हमारा सेकेंडरी। अब प्राइमरी की तरफ जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं अप्लाइड कितना है E1 और करंट इसमें कितना आ गया I1। सेकेंडरी की तरफ जो हम लोग यहां से लोड रेसिस्टेंस लिया, यहां पर जो डेवलप किया दैट वैल्यू इज रिलेटेड विद व्हाट EMF वैल्यू E2 और डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस इज E2 एंड करंट इज हाउ मच I2, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड जो सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट है वो ये है कि अगर हमारा ये ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी, इस ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मतलब ट्रांसफार्मर करता क्या है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर का ट्रांसफार्मर, पावर को ट्रांसफर, ट्रांसफार्मर क्या करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर का ट्रांसफर। तो पावर अगर यहां पर मान लेते हैं P1 है और वहां पर जो पावर मिला है वो अगर मान लेते हैं P2 है, तो अगर ये ट्रांसफार्मर हमारा एफिशिएंट है लेट इट बी 90%, दैट मींस दिस P2 विल बी इक्वल टू 90% ऑफ P1। सो क्या करेगा वो, हो सकता है वो E2 दे देगा, I2 दे देगा, E1 दे देगा और I1 पूछ लेगा, साथ में वो इसका एफिशिएंसी दिया रहेगा। सो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर। सो सपोज कर लो इफ efficiency is equals to eta percent, so that means P out is equal to eta by 100 into P in, ये हमारे लिए इक्वेशन का काम करेगा, ठीक है। सो दैट मींस P out कहने की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं E2 I2 in RMS terms, it is equals to eta by 100 into E1 I1। समझ में बात आ रहा है। अब ये E2 E1 I1 I2 इसका रिलेशन भी है विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्न्स, उसको भी ध्यान में रख लो। E2 by E1 it is equals to I1 by I2 it is equals to N2 by N1। अगर ये N2 यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अगर ज्यादा हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर ये N2 N1 के रिस्पेक्ट में छोटा हुआ तो हम लोग क्या बोल देंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें फेज रिलेशन के बारे में पूछ ले, व्हाट इज द फेज बिटवीन डेवलप्ड ईएमएफ एंड अप्लाइड ईएमएफ, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड करंट एंड
अप्लाइड करंट, E1, E2, I1, I2 इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस देख लेंगे और ये जो फेज रिलेशन वाला जो है इसको भी तुम लोग देख लेना कि डेवलप्ड ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ, डेवलप्ड करंट, अप्लाइड करंट, इसके बीच में भी क्या फेज रिलेशन होता है। जैसे E इनपुट I इनपुट विल ऑलवेज बी हैविंग द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 क्योंकि वो इंडक्टिव सर्किट होता है। और द सेम थिंग ये अगर हम लोग बात करते हैं कपलिंग का, तो कपलिंग में I1 और I2 वो जो एक दूसरे के ऑपोजिशन से ही डेवलप होता है, तो वो भी आउट ऑफ द फेज बाय पाई। तो इस तरह का रिलेशंस आप लोग बैठा सकते हो। चलो अब जितना भी तुम लोगों ने अभी समझा है पूरा का पूरा ऐसे, ये जो लास्ट का जो भी 15 मिनट का डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पर अब हम यहाँ पर तुम्हें 6 क्वेश्चंस, ठीक है, 6 क्वेश्चंस हम तुमको यहाँ पर दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, इस क्वेश्चन को करना है, ऑल द 6 क्वेश्चंस को, ठीक है। और इसके आंसर्स जो है हर एक का वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर आंसर। डन। सो ये एसी से इसके बियॉन्ड तुम्हें जाने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यही और यही सिर्फ 6 क्वेश्चंस करके के जाओ। ये 15 मिनट का ये वीडियो को रिवाइज करो और जितना बार हो सकता है कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, if a direct current of value A ampere is superimposed on an alternating current I equals to B sin omega t flowing through a wire, what is the effective value of the resulting current in the circuit? ठीक है। इफेक्टिव वैल्यू कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, इफेक्टिव वैल्यू बताओ क्या होता है। इफेक्टिव वैल्यू मतलब आरएमएस वैल्यू। डन है। सो कौन सा हो जाए, अच्छा ये तो तुम्हें बताना है। डन। वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन लिख लेना है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दे देंगे, यानी तो हम कमेंट में इसका आंसर कोई दे देंगे, ठीक है। चलो सेकंड, फिर से यहाँ पर देखो ये ट्रायंगुलर पल्स है। ओके, सेम वही चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसमें भी आरएमएस करंट और मीन करंट, इसमें दोनों ही वैल्यू तुमको पूछा जा रहा है। तो ये मोर देन वन वाला करेक्ट रहेगा, इसमें एक से ज्यादा करेक्ट होगा। तो ट्रायंगुलर पल्स है तो वही सेम तरीका है, स्क्वायर रूट आई स्क्वायर डी टी जैसे भी, लेकिन करना है। नहीं हो पाएगा हम इसका सॉल्यूशन हम फिर से हम कर देंगे। डन है, इससे लिंक्ड। चलो वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लो। तो तीसरा देख लो, तीसरा है हमारा एलसीआर पर, और सीरीज एलसीआर सर्किट, सारे वैल्यूज L इक्वल्स टू C इक्वल्स टू R इक्वल्स टू कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, करंट एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होता है, भाई रेजोनेंस कंडीशन का बात कर रहा है। करंट एम्पलीट्यूड इज व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एवरेज पावर, एवरेज पावर मतलब क्या हो गया, तो एवरेज पावर जो होता है यही वी आई कॉस फाई, ये है हमारा एवरेज पावर, ठीक है। अगर कभी भी तुमसे इंस्टेंटेनियस पावर पूछ ले तो वो दैट इज सिंपली V इंटू आई। तो ये जो हमारा वी आई कॉस फाई है, इसमें ये है हमारा V RMS और ये भी हमारा क्या है I RMS। यहाँ पर जो है ये V इंस्टेंटेनियस और यहाँ पर भी I इंस्टेंटेनियस। समझ में बात आ गया। ओके, सो मैक्सिमम एवरेज पावर किस कंडीशन पर होता है, फ्रीक्वेंसी वगैरह 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 सारे क्वेश्चंस। क्यू फैक्टर, यहाँ देखो एक क्यू फैक्टर आ रहा है ना, तो क्यू फैक्टर क्या होता है बताओ। क्यू फैक्टर इट इज इक्वल्स टू ओमेगा एल बाय आर। डन है, एक हिंट कर दिया है, उसको भी निकाल लेना है। डन। चलो नेक्स्ट है, फॉर द सर्किट ऑन इन फिगर a voltage of E equals to E naught sin omega t is applied, the voltmeter reading is V1 equals to this, V2 equals to this, V3 को देखो ये अमीटर जो है वो मेन करंट को रीड कर रहा होगा। ये V1 किसका, रेसिस्टेंस के क्रॉस, V2 किसका, इंडक्टर के क्रॉस, V3 किसका, कैपेसिटर के क्रॉस। तो नेट इंपीडेंस, तो नेट इंपीडेंस कैसे निकालते हैं, तो Z इज इक्वल्स टू V बाय आई, इसके हेल्प से। तो यहाँ पर जो तुम्हारा V, तो यहाँ पर देखो ये V दिया नहीं है ना, अप्लाइड वाला नहीं दिया हुआ है, तो अप्लाइड वाला कैसे निकालोगे, तो ये V1 मालूम है, V2 मालूम है, V3 मालूम है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें इसका फेजर डायग्राम। तो V1 किधर चला जाएगा, वो देखो रेसिस्टिव के क्रॉस है, फिर इंडक्टिव के क्रॉस है इधर V2, ये कैपेसिटिव के क्रॉस है V3, इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल दो और वही तुम्हारा E अप्लाइड हो जाएगा। तो E अप्लाइड निकल जाएगा, E अप्लाइड निकल गया, और तुम्हारा और क्या है यहाँ पर दिया हुआ, तो देखो V अप्लाइड दिया हुआ, और अमीटर का रीडिंग कितना है 5 एम्पियर, ये भी RMS है, तो वहां से इंपीडेंस आ जाएगा Z इक्वल्स टू V बाय आई करके, ठीक है। पावर फैक्टर वैल्यू ऑफ E नॉट डन कर लेना है। फिर से अब पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट टू, ये है तुम्हारा किससे रिलेटेड, ट्रांसफार्मर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी वाइंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है कि प्राइमरी वाइंडिंग में कितना टर्न्स है, 4000 टर्न्स है,
यहाँ पर इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है 23 वोल्ट 2300 वोल्ट, और आउटपुट पावर कितना पर दिया हुआ है 230 वोल्ट, ठीक है, और इसका एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 90%, प्राइमरी करंट 5 एम्पियर, तो आउटपुट करंट कितना हो जाएगा, मतलब करंट इन द सेकेंडरी सर्किट सॉल्व करना है, ठीक है। वही सेम तरीका है जो अभी बताया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, और ट्रांसफॉर्मर कंसिस्टिंग ऑफ 300 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड 150 टर्न्स इन द सेकेंडरी, अगेन ठीक है, रीड कर लेना है। ये दो लास्ट का दोनों क्वेश्चन 2019 के मेंस में पूछा हुआ है। सो ऑल द 6 क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें मेंस में इसके आंसर की को दे देना है, डन है। फिर हम भी इसको दे देते हैं, आंसर की को डाल देंगे और आप लोग इसे मैच कर लेना। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में ही लिख दो, मैं इसका फिर सॉल्यूशन डाल दूंगा नेक्स्ट में। डन, चलो मिलते हैं फिर से ऐसा ही। मान लो कि अभी हम ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे किस पर, तो मैंने सोचा जैसे ये एसी बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो अभी हम मेरा नेक्स्ट वीडियो जाएगा इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट के बाद फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो जाएगा ग्रेविटेशन पे, डन है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो कि जनरली लोग छोड़ देते हैं बट इंपॉर्टेंट है, वैसे वैसे टॉपिक्स पर हम बना दिया करेंगे, डन है। चलो बाय।